तो वायरस क्या है कि स्मॉल ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स ऑब्लिगेट इंट्रा पैरासाइट्स आप जानते हैं पैरासाइट्स क्या होता है कि उसको अपना न्यूट्रिशंस के लिए किसी और की जरूरत होती है। किसी और कहने का मतलब कि जो दूसरा कोई खाना बनाया उससे वो लेगा, खुद नहीं कर सकता कोई भी, तो दैट इज पैरासाइट जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहे। अब यहाँ पे दो वर्ड्स और छूटा हुआ है, दैट इज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर। तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर कहने का मतलब है कि वैसा पैरासाइट्स जो खुद के रिप्रोडक्शन के लिए किसी और होस्ट का तलाश करे। आवाज नहीं जा रही है? यस मैम। तो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का वैसा पैरासाइट जो खुद के रिप्रोडक्शन के लिए, जो खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी और होस्ट का उसको जरूरत पड़े। होस्ट करने का मतलब है कोई और, जैसे वायरस है। तो वायरस क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का एक फाइन लाइन है। अब ये कैसे, हम तो इसको लिविंग में पढ़ रहे हैं। तो वायरस को अगर कोई होस्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि वो उसका मेनली टेंडेंसी क्या रहता है कि ये जो वायरस है वो मेनली क्या करने लग जाएगा कि कहीं और रेप्लिकेट नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि वो इसी जगह पे पड़ा हुआ है, कोई आपके घर में टेबल है या स्टेयर है, व्हाटएवर, कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर वहां पे कोई वायरस ड्रॉप आउट है तो वहीं पे वो रह जाएगा। जब तक उसको कोई होस्ट नहीं मिलेगा, कोई लिविंग थिंग्स नहीं मिलेगा, वो खुद को क्या बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शंस में नहीं जाएगा, खुद को वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और बढ़ा नहीं पाएगा। तो वो एज अ नॉन लिविंग थिंग है। उस वक्त जब वो आपके टेबल पे पड़ा हुआ है, आपके चेयर पे पड़ा हुआ है, तो उस वक्त वो नॉन लिविंग थिंग जैसा ही बर्ताव करता है। नो, अब यहाँ पे क्या होता है कि दूसरा चीज और क्या है कि अब उसको कोई ना कोई होस्ट चाहिए होगा। जैसे ही मान लीजिए कि स्टेयर पे या फिर उस टेबल पे आपने हाथ रख दिया या कुछ भी, तो उसके बाद क्या हुआ, हाथ से वो आपके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद वो लिविंग है। तो इसीलिए उसके बाद वो अब आपके बॉडी में बहुत तेजी के साथ ट्रांसक्रिप्शंस में जा रहा है, बहुत तेजी के साथ रेप्लिकेट हो रहा है और बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। वायरस मतलब वायरल, बहुत तेजी के साथ वो आपके अंदर वायरल हो रहा है। तो इसीलिए इसको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स बोलते हैं। एक और क्या खासियत बात है कि जैसे मेनली हम लोग में या प्लांट्स में इधर आरएनए हो सकता, आरएनए रहता है या डीएनए रहता है, दोनों का मिक्सचर रहता है। लेकिन वायरस में क्या है कि एक ही चीज हो सकता है, इधर आरएनए वायरस होगा या डीएनए होगा, डीएनए वायरस होगा। तो इसीलिए इसका नाम है। तो जो उसमें जीनोम पाया जाता है, आरएनए रहे या डीएनए रहे, तो उस हिसाब से उसका नाम पड़ा। आरएनए वायरस बोलते हैं या डीएनए वायरस बोलते हैं, जिसका भी उसके पास जो भी प्रोटीन है उसके पास, आरएनए का या डीएनए का कोई भी रहे, तो उसको उसी नाम से जानते हैं, क्लासिफाई करते हैं, डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। अब यहाँ पे क्या है, आरएनए वायरस है, डीएनए वायरस है। तो ये एक और चीज जान लेते हैं हम लोग कि जो वायरस है इसका लिटरली मीनिंग होता है पॉइजन। वायरस का लिटरली मीनिंग होता है पॉइजन, क्योंकि एक्चुअली पॉइजन से हमको क्या होता है, इल हेल्थ। कोई भी चीज जो हमको इल हेल्थ काउज करे, दैट इज पॉइजन। ऐसा नहीं कि पॉइजन खा के आप मर ही जाएंगे, कोई भी इल हेल्थ काउज करता है उसको हम लोग पॉइजन करते हैं। टॉपिक्स पे हम पहले भी पढ़ चुके हैं फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो ऐसा नहीं कि फूड पॉइजनिंग होता है तो हम मर जाते हैं, कुछ भी इल इफेक्ट्स दे रहा है। तो वायरस का लिटरली मीनिंग्स पॉइजन ही होता है। उसके बाद अब ये जो वायरस है ये काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है इसका स्ट्रक्चर, और काफी स्मॉल भी हो सकता है। तो सबसे ज्यादा स्मॉल फॉर्म रहता है पार्वो वायरस। जनरली ये पार्वो वायरस जो रहता है ये मेनली डॉग्स सबको ज्यादा इफेक्ट करता है, उसके लिए बहुत खतरनाक है। और ये मे भी हो सकता है काफी कॉम्प्लेक्स हो जाए, पॉक्स वायरस की तरह, जैसे चिकन पॉक्स हो रहा है, या हब्स वायरस की तरह। और ये जो वायरल बीमारी है, ये जो वायरस है क्या होता है कि ये हम पहले पढ़ लिए कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। अब ये जो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है, तो ये क्या करता है कि आपके बॉडी में जाके बहुत तेजी के साथ रेप्लिकेट होता है, बहुत तेजी के साथ। इसीलिए इसको वायरल वायरल न्यूज जानते हैं ना, कि रातों रात जो खबर बहुत तेजी के साथ फैल जाए, जिसको रोकना मुश्किल हो जाए, तो वही है वायरस। वायरस भी हमारे बॉडी में जाके वायरल हो जाता है। जैसे एक फोटोकॉपी वाला मशीन काम करता है कि एक के बाद निकलते रहता है जेरॉक्स, वैसे ही सेम वायरस हमारे बॉडी में भी जाता है। इसलिए जो भी टाइप्स ऑफ वायरल डिजीज हैं, जो भी,
वो बैक्टीरियल की तुलना में काफी खतरनाक है, क्योंकि इसको रोक पाना जनरली मुश्किल है। जितना आप एंटीवायरल टैबलेट्स लेंगे या मेडिकेशंस लेंगे, तब तक वो खुद को म्यूटेट कर लिया होगा या उस हिसाब से बहुत ज्यादा रेप्लिकेट कर गया होगा, जिसको मिटाना मुश्किल होगा। तो इसीलिए हमारे देश में जो भी वायरल मेडिकेशंस है बहुत कम है, या वायरल जो भी बीमारियां हैं, हर्ट्स हो गया या जो भी इस टाइप की बीमारियां हो गए, एड्स हो गया, तो इस टाइप के बीमारी को रोक पाना मुश्किल रहता है हमारे देश में, जल्दी ट्रीट ही नहीं हो पाता है। अभी कोविड है, इसको ट्रीट नहीं है, कितना 2-3 साल से चल रहा है कोविड। 2000 कोविड-19 बोलते हैं, 2019 में ही आया था ये, लास्ट ऑफ दिसंबर सब में आया था। तो अब ये जो 19 से अभी तक चल रहा है और अभी तक इस पे कोई काबू नहीं पाया गया है। हमारे देश में बहुत साइंटिस्ट हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इसका मेडिकेशंस नहीं बन सकता, क्योंकि इसका मेडिकेशंस बनेगा भी तो कोई उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप मेडिकेशन देंगे, टारगेट साइट पे पहुंचेगा, पता चलेगा उसका टारगेट कहीं और हो गया वायरस का। तो इसीलिए एंटीवायरस मेडिकेशन हमारे देश में बहुत कम मिलता है। तो उसके जगह पे हम क्या लेते हैं मेनली, तो उसकी जगह पे हम मेनली क्या लेते हैं कि वैक्सीन लेते हैं। तो वैक्सीन आप पहले भी पढ़ चुके हैं व्हाट इज वैक्सीन। तो वैक्सीन जनरली उसी चीज का बनाया हुआ रहता है। अब ये तो ऑल अबाउट वायरस है, काफी स्मॉल साइज का पाया जाता है। जनरली इसका साइज 20 नैनोमीटर टू 300 नैनोमीटर के बीच होता है, और इसका स्ट्रक्चर सिंपल हो सकता है या काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो डिपेंड करता है किस टाइप का वायरस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हम देख लिए अर्लियर की, यहाँ पे क्या है कि इधर आरएनए प्रेजेंट होगा या डीएनए प्रेजेंट होगा, तो उस हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन है। बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है, तो उसको जिसमें डीएनए प्रेजेंट है एज पर न्यू, उसको डीएनए वायरसेस बोल दिए, और कुछ एक एग्जांपल दिया गया है। और आरएनए वायरस जिसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में प्रेजेंट है, उसको आरएनए वायरस। तो अब ये जो डीएनए वायरस है ये काफी ज्यादा सीरियस है। हालांकि सीरियस की बात करें तो आरएनए वाला भी काफी ज्यादा है, जैसे कि हेपेटाइटिस सी हो गया। तो हेपेटाइटिस काफी भयंकर बीमारी है, अगर आप इसको ठीक नहीं करते हैं तो इवन ये आपको लिवर कैंसर कर सकता है, हेपेटिक सेल्स का कैंसर कर सकता है, वो स्कैन कर देता है, तो काफी कर सकता है। दूसरा क्या है कि एक और गुड थिंग्स ये भी है वायरल का, कि ये खुद ब खुद कभी कभी रिजॉल्विंग हो जाता है, खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। तो ये ऑल अबाउट वायरस था। नेक्स्ट है हमारा प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा भी एज लाइक फंगी, ये काफी डाइवर्स ग्रुप है, बहुत ज्यादा चीज है इसके अंदर में। तो उसमें से हम एक को पढ़ेंगे, दैट इज प्रोटोजुआ। तो अभी हमने पहले पढ़ा था यूकारियोटिक्स एंड प्रोकारियोटिक्स, तो वहां पे एग्जांपल में आपने पढ़ा है कि ये जो प्रोटोजुआ है वो यूकारियोटिक है, यूनिसेलुलर है, हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन ये सिर्फ प्रोटोजुआ हेटेरोट्रॉपिक है, बहुत सारे प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉपिक है। तो प्रोटिस्टा और प्रोटोजुआ में कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजुआ है जो हमको पढ़ना है। अब ये फ्री लिविंग हो सकता है, खुद जीने वाला हो सकता है, या किसी पे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कर सकता है। दूसरा, प्रोटोजोआ सबसे सिंपलेस्ट और सबसे प्रिमिटिव टाइप का एनिमल्स है अंडर प्रोटिस्टा। उसके अलावा और यूनिसेलुलर है, यूकारियोटिक है, हेटेरोट्रॉप्स है, और बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्पोरोजोआ के, ज्यादा हम जानते हैं प्रोटोजोआ से उनको मलेरिया होता है, मलेरिया पैरासाइट्स जो है प्लाज्मोडियम के कारण, उसके डिफरेंट डिफरेंट है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम हो गया, प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया। तो ये ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म था। तो आपको न्यू सिलेबस के हिसाब से इतना ही पढ़ना था, ओनली इंट्रो पार्ट्स। बट ओल्ड सिलेबस जो था उसमें थोड़ा और ज्यादा पढ़ना है, तो उसमें और क्या क्या पढ़ना है, तो आगे चलते हैं। तो वहां पे आपको क्या है कि ये सिर्फ यहीं तक नहीं पढ़ना था, तो उसके अलावा क्या पढ़ना है कि ऑल अबाउट स्टेनिंग कैसे करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो कल्चर होता है, जो पैथोलॉजी जाते हैं, वहां पे यूरिन कल्चर हुआ या स्टूल कल्चर हुआ या कोई भी कल्चर हुआ, सलाइवा कल्चर हुआ, तो कल्चर कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये टोटल पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक अप टू क्लासिफिकेशन स्क्रीनिंग को कोई क्वेश्चन है? No. Okay.
तो जो 4th बैच है अभी करंट बैच, तो उनके लिए यहीं तक का सिलेबस था, बस इतना ही सिलेबस। अभी जो अर्लियर वाले ग्रुप हैं, जो पहले वाले हैं, तो उनके लिए अब आइसोलेशन भी है, स्टेनिंग भी है, कल्चर भी है, सभी कुछ पढ़ना है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव किसको बोलते हैं, क्यों होता है ये, तो वो टोटल चीज आपको पढ़ना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अब आइसोलेशन, तो आइसोलेशन अभी सभी लोग जानते हैं। अभी कोविड में आइसोलेशन का मतलब आप लोग जब समझ गए होंगे। आइसोलेशन में मेनली क्या करते हैं बताइए। जैसे किसी को कोविड हो गया तो हम उसको आइसोलेशन में डाल देते हैं, तो आइसोलेशन में क्या होता है मेनली बताइए। उसको मतलब सेपरेट करके रखा जाता है। हाँ, उसको अलग, उस एक इंसान को क्या बोलते हैं, एक जहाँ पे आप रह रहे हैं उससे कहीं अदर जगह पे रखा जाता है या वहीं पे रखा जाता है, लेकिन उसको किसी और से मिलना जुलना बंद किया जाता है, दैट इज आइसोलेशन। तो आइसोलेशन पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है कल्चर। कल्चर, कल्चर आपका भी जो कल्चर है वही कल्चर बैक्टीरिया का है। जैसे हम बोलते हैं ना उसका कल्चर ये नहीं है, कल्चर मतलब जो रीति रिवाज आप मानते चल रहे हैं, दैट इज कल्चर। जो वेल कंडीशंस में आप रह रहे हैं, जिसमें आप ढल रहे हैं, इट्स योर कल्चर, ये आपका कल्चर है। तो वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस कंडीशंस में ढल रहा है वो उसका कल्चर है। कोई कंफ्यूजन? अब ये कल्चर क्या होता है आपके लिए, क्या हो सकता है अभी जो आप करेंट हैं, तो करंट आपके लिए क्या है कि कुछ पुराना ट्रेडिशंस को भी आप फॉलो करते हैं, प्लस नया चीज को भी फॉलो करते हैं, दोनों चीज आप सेम सेम करते हैं, ठीक है। अब सेम कैसे करते हैं, शादी हुआ तो शादी वादी हुआ तो आप लहंगा पहन के जा रहे हैं, ऐसे मान के जा रहे हैं, जींस पहन के जा रहे हैं, तो दोनों कल्चर से मिलाए हुए आप एंशिएंट वाला भी लेके चल रहे हैं ट्रेडिशनल्स, और अभी करेंट सिनेरियो वाला भी लेके चल रहे हैं, तो आप मिक्स टाइप के कल्चर्स में जी रहे हैं। और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं तो वो प्योर कल्चर्स में है, आपकी मम्मी या दादी वो फिर जींस नहीं पहन रही है, या मैं भी पहन भी सकती हूँ, लेकिन इन जनरल केस वो ट्रेडिशंस को मान के चल रही है, साड़ी पहन रही है व्हाटएवर, तो वो क्या है उनका कल्चर। तो जिसमें एक जैसा ही चीज कल्चर को आपने फॉलो किया है वो ऑब्वियस प्योर कल्चर है, और जहां आपने 2-3 कल्चर को मिक्स कर दिया है तो मिक्स कल्चर है, बस सिंपल। तो सेम चीजें माइक्रोब्स के लिए भी है। अगर एक कल्चर वेल डिफाइंड कंडीशंस है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और सभी अलग अलग पर्टिकुलर अलग अलग स्पीसीज के हैं, तो दैट इज मिक्स, सभी को मिक्स कर लिया गया है। और प्योर में जिसमें सिर्फ एक तरह के स्पाइसेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर कल्चर। जो सीधा आपने ड्रेसअप पे जाइए, जो पहले वाले सिर्फ ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, एक जैसा ही समान तरीके का पहन रहे हैं, शुरू से साड़ी, घर में भी साड़ी, हर जगह साड़ी, तो दैट इज प्योर कल्चर, एक जैसा ही है। बट आप कोई और मिक्स है, कभी साड़ी पहन लिया, कभी स्कर्ट पहन लिया, कभी कुछ और, तो दैट इज मिक्स कल्चर। तो ऐसे ही माइक्रोब्स के, ये हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, टोटल ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, व्हाटएवर। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो एक वेल डिफाइंड कंडीशंस है हमारा, ठीक है, उसको हम कल्चर बोले। अब उसी कल्चर में अलग अलग टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स आ गए हैं, अलग अलग हो सकते हैं, सभी का मॉर्फोलॉजी अलग हो सकता है, तो उसको हम लोग मिक्स्ड कल्चर बोलेंगे। और एक ही तरह के स्पीसीज हैं, अगर सिर्फ एक ही तरह का बैक्टीरिया है, मतलब बैक्टीरिया है सिर्फ, उसके अलावा कोई उसमें वायरस नहीं है, कुछ और नहीं है, तो उसको हम लोग प्योर कल्चर बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम। अब स्पीसीज आपने पढ़ा, अब स्पीसीज क्या है, एक और चीज और आप पढ़ेंगे स्ट्रेन, तो उसको भी डेफिनेशन से अलग कर लिया जाए। तो स्पीसीज और स्ट्रेन क्या है, स्पीसीज मतलब जिसका एक जैसा ट्रेट आ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसा आ रहा है, जो एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो उसको हम लोग स्पीसीज बोलेंगे। और स्पीसीज के अंदर ही ये उसका सब टाइप है, स्पीसीज का ही सब टाइप है, फिर उसको फर्दर हम अलग अलग करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है, तो स्टूडेंट में कोई फर्क नहीं है, स्टूडेंट कॉमन जेंडर है, कॉमन नाउन है, नाउन पढ़े होंगे आप, तो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, उसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, लड़की है लड़का है, नहीं, स्टूडेंट मतलब सभी कुछ, तो दैट इज स्पीसीज। अगर एग्जाम्पल हम सिर्फ समझा रहे हैं,
और स्ट्रेन में क्या हो गया, अब हम स्टूडेंट में स्पेसिफिक कर देंगे कि मान लीजिए एक थर्ड बैच है, अभी मान लीजिए आपने सभी लोग ज्वाइन किया यहाँ, तो मेरे अलावा सभी लोग यहाँ स्टूडेंट हैं, दैट इज स्पेसिस। अब हम इसमें थोड़ा और सब टाइप्स कर देंगे, तो क्या सब टाइप्स हो सकता है, तो हम 2 बैच है यहाँ पे, फिलहाल 2 बैच है, 2020 बैच एंड 2021 बैच, दोनों बैच पढ़ रहे हैं अभी। तो ये क्या हो गया, सब टाइप से अलग अलग है, थोड़ा अलग हो गया। अब अलग क्या हो गया, तो ये पहले से पढ़ रहे हैं, अभी आप नया पढ़ रहे हैं, थोड़ा सिलेबस डिफरेंस है, तो ये जो थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस और ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रेन। लेकिन सभी किसके अंदर आ रहे हैं, स्टूडेंट के अंदर ही। तो स्पीसीज क्या है, एक वास्ट जगह है जहां पे सभी के पास एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक है, सभी यहाँ पढ़ने ही आए हैं। अशोक बंद करो। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि सभी एक जैसा ही पढ़ने आए हैं, सिमिलर मॉर्फोलॉजी के सिमिलर ट्रेट्स फॉलो कर रहे हैं, पढ़ने आ रहे हैं, एक जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें ही और ज्यादा डिफाइन हो गया कि अभी वाला जो पॉइंट्स है वो हम किसके लिए पढ़ा रहे हैं, अर्लियर बैच के लिए, इससे पहले जो पढ़ा रहे थे वो अर्लियर बैच के लिए, तो थोड़ा डिफरेंस हो रहा है स्टूडेंट्स में, थोड़ा जाके और ज्यादा डिफरेंस हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, दैट इज स्ट्रेन। तो अब इस पे, अब ये चीज कहाँ पे लगेगा, ये कहाँ लगेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत। अब फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए इन्फ्लुएंजा हो रहा है, तो इन्फ्लुएंजा किससे हो रहा है, फ्लू, जिसको बोलते हैं फ्लू। फ्लू इन्फ्लुएंजा किससे होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। वायरस से। तो वायरस का कितना ज्यादा कैटेगरी है, बहुत ज्यादा, बहुत सारा हर्ब्स हो रहा है वायरस से एड्स हो रहा है, वायरस से बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो उसमें से जो इन्फ्लुएंजा काउज कर रहा है वो एक स्पीसीज का वायरस होगा, ऑब्वियस एक स्पीसीज का वायरस होगा, हाँ या ना। यस मैम। अब इन्फ्लुएंजा में भी बहुत सारा, इन्फ्लुएंजा आपने पढ़ा होगा, कोई स्वाइन फ्लू हो रहा है, कोई बर्ड्स फ्लू हो रहा है, कोई बहुत तरह के हैं, एवियन फ्लू है, बहुत सारे फ्लू हैं। तो बैट फ्लू है, तो कोई H1 हुआ, H1N1 हुआ, कोई H3N2 हुआ। तो अब ये जो और फर्दर डिफिनेशन हो रहा है और ज्यादा वेरिफिकेशन हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, स्वाइन फ्लू है, H1N1 है या एवियन फ्लू है, क्या है, तो ये फर्दर जो और क्लासिफिकेशन हो रहा है वो है स्ट्रेन। मतलब ये स्ट्रेन स्पेसिस के अंदर ही आता है, ये इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, जिसमें और ज्यादा आप उसको ब्रॉड वे में पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन। कोई दिक्कत स्पीसीज और स्ट्रेन समझने में? नो मैम। ओके, अब कॉलोनी। मैम यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि स्ट्रेन इज अ सबसेट ऑफ अ बैक्टीरियल स्पीसीज, तो सिर्फ नहीं बैक्टीरियल नहीं के नहीं लिए नहीं या फिर नहीं सारे नहीं, ये माइक्रो एक्चुअली ऑर्गेनिज्म? सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे अभी हम जितना भी चीज पढ़ रहे हैं तो वो मोस्टली बैक्टीरिया से रिलेटेड भी है, जो भी प्योर कल्चर हम पढ़ रहे हैं या आगे जाके आइसोलेशन पढ़ेंगे या स्टेनिंग कर रहे हैं, तो वो मोस्टली हम जितना भी आप पढ़े होंगे भी जो हम पढ़ाए थे वो सारा बैक्टीरिया के लिए ही था, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग जो भी था। तो इसीलिए यहाँ पे हम बैक्टीरिया लिख लेते हैं, आप कोई भी स्पेसीज लिखते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, सिर्फ बैक्टीरिया के लिए नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप लिख दीजिए, बैक्टीरियल सेल्स को हटा के किसी के लिए भी। यहाँ एक्चुअली हम पढ़ रहे थे बैक्टीरिया के बारे में, मेनली पढ़ना था, तो इसीलिए बैक्टीरियल सेल लिखा है। एग्जाम्पल तो हम वायरस का दिए ना, तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके मैम। अब कॉलोनी, कॉलोनी सीधा जो आपका कॉलोनी है, कॉलोनी मतलब आप अपना कॉलोनी से क्या समझते हैं, कम्युनिटी या ग्रुप। जहाँ पे आप रह रहे हैं, सिंपली उसी को कॉलोनी कह रहे हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो वैसा ही जगह जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रहने के लिए हम एप्रोप्रिएट चीज दे, उसको कॉलोनी कहेंगे। अब इसको क्या दे सकते हैं, तो जिसमें ये ज्यादा ग्रो करे, कुछ न्यूट्रिटिव मीडिया दे दिए, अगर मीडिया दे दिए, तो कॉलोनी मतलब सीधा जहाँ पे वो रह रहा है, किसी भी सॉलिड मीडियम पे वो जहाँ रह रहा है, तो जो मीडियम रहता है सॉलिड मीडियम, उसको हम लोग जनरली कल्चर्ड मीडिया बोलते हैं। तो कल्चर्ड मीडिया क्या है, तो अब ये कल्चर मीडिया क्या है, कॉलोनी में सिर्फ सॉलिड मीडिया नहीं होगा। मान लीजिए हम उसको टेम्परेचर, अगर मान लीजिए हम अगर जेल दे दिए, लेकिन उसको इंक्यूबेशन के लिए चाहिए मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस मेनली चाहिए होता है, लेकिन हम उसको 5 डिग्री सेल्सियस दिए, तो उसका कॉलोनी नहीं बसेगा, कितना भी आप न्यूट्रिएंट चीज दे दीजिए। मतलब एक सुटेबल चीज आपको देना पड़ेगा उसको कोलोनाइज्ड होने के लिए।
उसको पनपने के लिए, उसको और ज्यादा ग्रोथ होने के लिए उसको एक सुटेबल मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा। मीडियम क्या हो सकता है, कल्चर मीडिया दीजिए, उसका एक्यूरेट टेम्परेचर दीजिए, इंक्यूबेशन के लिए उसको टाइम दीजिए, तभी जाके वो कॉलोनी बसाएगा। तो वैसा ही तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ पे भी एक सॉलिड मीडियम में रह रहा है, एक सुटेबल मीडियम में रह रहा है, तो उसको हम लोग कॉलोनी बोलते हैं। अब ये कल्चर मीडिया एक और चीज हम पढ़ेंगे आगे चल के, उसको हम लोग या ग्रोथ मीडिया भी बोलते हैं। तो कल्चर मीडिया या ग्रोथ मीडिया क्या है कि ग्रोथ होने के लिए हम उसको, कल्चर होने के लिए जो भी चीज दी, उसको खुद के पॉपुलेशंस बढ़ाने के लिए जितना भी चीज प्रोवाइड किए, उसको हम लोग बोलते हैं कल्चर मीडिया। अब ये क्या हो सकता है, अगर जेल हो सकता है, या ग्रोथ हो सकता है, कोई शुगर सिरप हो सकता है जिसमें वो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करे, तो कोई भी न्यूट्रिटिव चीज हम उसको दे रहे हैं, जेल या वटेवर जो भी लिक्विड, तो जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, उसका ग्रोथ फैक्टर हो, उसके लिए बेनिफिशियल हो, उसको हम लोग कल्चर मीडिया बोलते हैं। अब हम कैसे कल्चर करेंगे, प्योर कल्चर क्या, यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ बॉडी में सिर्फ क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया ही नहीं है। ये मान लीजिए आपको टाइफाइड हुआ है, अब कैसे पता करेंगे कि टाइफाइड हुआ है? हमारे अंदर तो बहुत सारा बैक्टीरिया है, बहुत कुछ है, गुड बैक्टीरिया भी है। तो टाइफाइड हुआ है कैसे पता चलेगा? तो जब हमारे रिपोर्ट्स में सैल्मोनेला आएगा, टाइफी आएगा, तो अब ये बैक्टीरिया कहाँ से आएगा? तो उसको हम लोग आइसोलेट करना पड़ेगा, इस बैक्टीरिया को आइसोलेट करना पड़ेगा। अब ये आइसोलेट कैसे करेंगे? तो इसका प्रोसीजर है, बहुत सारा प्रोसीजर है, स्प्रेड प्लेट है, स्टिक प्लेट है, बहुत सारा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले, सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ आइसोलेशन है वो हम कैसे करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ है, तो इससे बेटर है कि हम थोड़ा फोटो में समझाएं। स्प्रेड प्लेट पर रहे थे ना, अभी कुछ आ रहा है? यस मैम। ओके, यस मैम। एक पिक्चर आपको दिख रहा होगा। यस मैम, स्प्लिट प्लेट मेथड। हाँ, तो हम यही पढ़ रहे थे। तो ये सबसे इजी प्रोसेस है। तो स्प्रेड प्लेट मेथड, स्प्रेड मतलब फैलाना, प्लेट में फैलाना, बस सिंपल, यही सीधा, और कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं कि जहां से भी इनोकुलेट है तो वो हम लेते हैं, जहां पे भी हमको लगता है कि ये बैक्टीरिया वाला चीज है, या हम उसको कल्चर किए हुए हैं, तो वहां से वो चीज उठाते हैं, एक लूप हम उठाएंगे और उसको कहाँ देंगे, पेट्री डिश में। और ये सीधा पेट्री डिश नहीं रहता है, इस पेट्री डिश में पहले से कुछ भी अगर जेल डालेंगे, उसको कोलोनाइज होने के लिए कुछ ना कुछ न्यूट्रिटिव मीडिया तो देंगे, कुछ भी कल्चर मीडिया हम देंगे, तो वो कल्चर मीडिया इसमें दिया रहता है पहले से, ऑलरेडी हम दे के रखते हैं पेट्री डिश में। उसके बाद एक लूप फुल हम इसके बीच में रखते हैं, जहां से भी हम उठाएं, जहां पे भी हमने कल्चर करके पहले से बैक्टीरिया रखा होगा जो भी, उसके बाद हम इसको इस पेट्री डिश के बीच में डाल दिए एक लूप फुल। उसके बाद हम क्या किए कि एक ये इस शेप का, ये शेप का मिलता है, क्या बोलते हैं, रॉड लिए। और ये रॉड क्या है कि फिर ये रॉड ऐसे तो आप लेंगे नहीं, क्योंकि फिर ये रॉड अगर आप ले रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया का आइसोलेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें पहले से इन्वायरमेंट से कुछ बैक्टीरिया लिया हो, तो ये बैक्टीरिया फिर यहाँ पे जमा हो जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा, तो आइसोलेशन तो होगा नहीं। तो हम ये क्या करते हैं कि इसको पहले स्टेलाइज कर लेते हैं, अल्कोहल में डुबा दीजिए, वटेवर कोई भी सैनिटाइज इसको पहले से कर लीजिए, इसको फिर क्या बोलते हैं, बंसन्स फ्लेम में थोड़ा आग भी दिखा दीजिए, तो फुल्ली सैनिटाइज हो गया ये। उसके बाद इससे क्या कीजिए कि एक बार इसको फुल्ली में घुमा दीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे जमा रहेगा, स्प्रेड है तो इसको पूरे प्लेट्स में स्प्रेड कर लीजिए, और उसका बनावट भी वैसा है कि इजिली स्प्रेड हो सकता है। नीरज यादव वीडियो ऑफ कीजिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसको आप पूरे में स्प्रेड कर सकते हैं। तो जैसे ही ये पूरा स्प्रेड हो गया, उसके बाद क्या है, न्यूट्रिटिव मीडिया दे दिए, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्यूबेटर में डालना पड़ेगा।
इंक्यूबेटर में हम इसलिए डालते हैं ताकि उसको वो टेम्परेचर, वो कंडीशंस मिल सके। जैसे मान लीजिए इसको कोई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया जिसको 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए, किसी को 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन आपका रूम टेम्परेचर उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, अभी कहाँ से आप 25 डिग्री सेल्सियस लाएंगे या 37 डिग्री सेल्सियस लाएंगे, या जिस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में इसको इंक्यूबेट कराना है उसको सीधा इंक्यूबेटर्स में कुछ जो भी इसका पर्टिकुलर टाइम है वहां पे रख दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो मैम। तो आप समझ गए कि एक में कैसे किया गया। दूसरा है स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड, ठीक है। तो पहला है और दूसरा अभी क्या शेयर हो रहा है? स्प्रेड प्लेट मेथड। ओके, इसी में स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड है। तो हम अब स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड्स में आते हैं। इसमें क्या करते हैं कि उसमें क्या था कि एक लिए और बीच में डाले थे, ये किए थे हम स्प्रेड प्लेट मेथड्स में। एक था पहले से न्यूट्रिटिव मीडिया Yes. था, उसमें बीच में डाले थे। अब ये स्ट्रिक्ट प्लेट मेथड्स में हम क्या करते हैं कि एक इसको क्वाड्रेंट में बांटते हैं। क्वाड्रेंट मतलब 4 भाग में बांटते हैं, 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग हो गया। चारों कोना पे हम क्वाड्रेंट मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ तक सुनने में कोई कंफ्यूजन? या डायगोनली भाग भी बांट देंगे तो No. एक डायगोनल, 2, 3, 4 डायगोनल, 4 डायगोनल्स में हो गया। उसके बाद अब जो लूफुल कल्चर हम कहा, ये न्यूट्रिटिव मीडिया इसमें पहले से रहेगा हमारा, तभी वो जाके ग्रोथ करेगा। तो अब यहाँ पे क्या किए, बीच में नहीं डाल के एक जो भी आपका पहले से मार्कआउट किया रहता है, मार्कआउट करके रख लीजिए, वहां पे आपने डाला ये सारा चीज पहले से। जैसे आप ये अगर क्या बोलते हैं, ये पेट्री डिश लिए तो उसको पहले से सैनिटाइज कीजिए। व्हाटएवर जो भी आपने लुकफुल के लिए लिया है, जो भी अपरेटस लिया है उसको पहले सैनिटाइज कीजिए ताकि बाहर ही कोई बैक्टीरिया नहीं आए। वो आपकी ड्यूटी है, वो फॉर ग्रांटेड है पहले से कि सभी चीज को पहले से स्टेरिलाइज करके रखना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक लूपफुल आपने इस क्वाड्रेंट में डाला और ये इस क्वाड्रेंट में डाल के क्या हुआ, जो भी ग्रास रॉड है व्हाटएवर जो भी चीज यूज कर रहा है स्टेरलाइज चीज, उससे आप क्या कीजिए कि इस क्वाड्रेंट को ऐसे एक लूपफुल यहाँ रखा और उससे मान लीजिए जैसे पेन ही लिया है, पेन से ऐसे ऐसे मान लीजिए कर दीजिए। या ग्रास रॉड है, यहाँ पे एक लूपफुल रखा तो ये इस टाइप से कुछ होगा, गोल जैसा ही दिखेगा या जैसा भी रहेगा इस टाइप से रहेगा। उस पे आप क्या कीजिए, जो भी रॉड वॉड है उससे ऐसे 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 करके इसको मिला दीजिए। कोई दिक्कत? No मैम। उसके बाद अब दूसरा क्या कीजिए, और जितना बार मिला रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा उसको फ्लेम भी दिखाइए सुखाने के लिए। फिर उसमें लगा हुआ ही है, फिर उसको दूसरा जगह पे इधर उधर कीजिए, दूसरा क्वाड्रेंट में। ऐसा नहीं कि यहाँ से उठा के लाना, उसी में से जितना उसमें लगा हुआ है वहां पे कीजिए, फिर तीसरा में कीजिए और फिर चौथा में कीजिए। सेम उसी से, अलग कुछ नहीं करना है, थोड़ा उसको फ्लेम्ड कराइए। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, तो पहला वाला तो यहीं पे आप रगड़ रहे हैं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईली कॉलोनी दिखाएगा आपको बहुत ज्यादा। जब आप इसको इंक्यूबेट करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कॉलोनी दिखाएगा क्योंकि यहीं पे आपने फुल डालना था। उसके बाद उसमें जो बचा है उससे ज्यादा यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ पे काफी कम कॉलोनी दिखेगा। तो अब इसको करने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे थोड़ा प्योर कल्चर ज्यादा आता है। प्योर कल्चर कहने का मतलब है कि एक जैसा बैक्टीरिया फिर इधर आएगा। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया यहाँ उठ के आया, कुछ बैक्टीरिया यहाँ उठ के आया, और कुछ एक बैक्टीरिया बहुत कम मात्राएं में बैक्टीरिया यहाँ पे उठ के आया। उसके बाद फिर भी अगर प्योर कल्चर नहीं मिला है तो फिर क्या करते हैं कि यहाँ से फिर दोबारा से हम लोग एक और बार सेम चीज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि प्योर कल्चर आने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। और ये हम तब तक करते हैं जब तक हमको एक जैसा प्योर कल्चर ना मिले, एक जैसा बैक्टीरिया हमको ना मिले, तब तक हम ये चीज करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये फिर इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं। तो जब देखेंगे तुमको इस टाइप का दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे काफी ज्यादा दिख रहा है, उसके बाद फिर थर्ड्स में कम हो गया है और फोर्थ में काफी कम दिख रहा है। यहाँ पे काफी कम बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे इस एक एरिया ऑफ बैक्टीरिया को हमको क्या बोलते हैं समझने में काफी आसानी होगा, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारा बैक्टीरिया हो सकता है अलग अलग कल्चर का हो। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कुछ एक बैक्टीरिया ही है, तो कम मात्रा में जो भी बैक्टीरिया है उसको हमको पढ़ने में आसानी हो सकता है
ऑब्वियस पढ़ने में आसानी होगा अगर मान लीजिए 2-3 तरह का ही बैक्टीरिया है या 5 तरह का भी बैक्टीरिया है, या गिनती में जितने भी तरह के बैक्टीरिया है उसको हमको पढ़ने में आसानी हो सकता है। तो हो सकता है फिर से हम एक एक करके यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो ये है हमारा स्ट्रिप प्लेट मेथड, यहाँ पे हम लोग रगड़ देते हैं कोई भी चीज को ले। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तो ये 2 तरह का आइसोलेशन करने का है, बैक्टीरिया को कैसे आइसोलेट करें, ये हमारा 2 मेथड्स है। उसके बाद अब है डाइल्यूशन। फिर अगर फर्दर हमको नहीं मिला तो फिर हम उसको डाइल्यूशन करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या टेक्निक्स है, तो ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, तो फिर आज हम यही स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे।